नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा ही चल रहा होगा। सभी बच्चे एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। फटाफट एक बार जुड़ेंगे आप सभी सेशन के साथ में, एक बार जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। आप जैसा जानते हैं कल की क्लास में मैंने भारत पर अरब आक्रमण स्टार्ट किया था। अरब आक्रमण के बारे में मैंने प्यारे बच्चे आपको पढ़ाया भी था और कल ही बता दिया था कि आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका चैप्टर शुरू हो गया है। ठीक है, हाँ जी बेटा, आज के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 35 क्वेश्चन ही अपलोड हुए हैं क्योंकि क्लास के बीच में लाइट चली गई थी जिसकी वजह से क्लास आपकी बंद हो गई थी। ठीक है, इसलिए 35 क्वेश्चंस ही हो पाए थे, 50 क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाए थे, इस वजह से आपको 35 क्वेश्चंस ही दिख रहे हैं। सभी लोग एक बार लाइव आएंगे, जुड़ेंगे सेशन के साथ। फटाफट जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको इसमें अबैदुल्ला बुदेल उनके बारे में बताया था कि इन दोनों के आक्रमण असफल रहे। फिर मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया जो कि आपका प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, अल हजाज का सेनापति था, खैबर दर्रे से ये भारत में आया था। उसके बाद मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया कि जब इसने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक दाहिर था। दाहिर को इसने हराया और इसकी दोनों बेटियों को इसने जो है अपने कब्जे में कर लिया। दोनों बेटियों को खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा से इन दोनों लड़कियों ने झूठ बोला जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को जंजीरों में जकड़ा गया और उसकी मृत्यु हो गई। साथ साथ मैंने आपको बताया कि पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र जो कि देवल बंदरगाह पर किया। फिर इसने नीरम बौद्ध स्थल था एक, वहां पर आक्रमण किया। सिंध में इसने जजिया लगाया जो कि आपके गैर मुस्लिमों पर लगता था, मतलब जो भी मुस्लिम धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाकर रखेगा उसे जजिया टैक्स देना पड़ेगा। और साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये जजिया कर यहाँ पे ब्राह्मणों, विधवाओं और विकलांगों पर नहीं लगाया गया था। ऐसा इसने क्यों किया था? ऐसा इसलिए कहा कि भाई ऐसा ना हो कि सब लोग मेरे खिलाफ हो जाए, तो इसने वीकर सेक्शंस मानकर इन लोगों को छोड़ भी दिया था। और ब्राह्मण को क्यों वीकर माना था? हमने तो सुना इतिहास में बड़े मजबूत थे, तो ये भी एक कारण था। मजबूती, ब्राह्मणों की मजबूती भी एक कारण था प्यारे बच्चे की जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उस समय भारत में उनकी एक अच्छी छवि हुआ करती थी और वहां पे उनकी स्थिति मजबूत थी। इसलिए ये इनसे जो है मतलब एक तरीके से इनसे चीजें दुश्मनी क्रिएट नहीं करना चाहता था। ये जानता था कि अगर मैं सब पर टैक्स लगा दूंगा तो हो सकता है कि सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। तो ये क्यों लगाया गया था? आपको बताया था कि जजिया कर लगाने का जो इनका कारण था वो था आपका कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि प्यारे बच्चे मैंने आपको कल भी ये बताया था कि आपके ये जो अरब आक्रमणकारी आ रहे हैं ये भारत में दो उद्देश्यों के साथ आ रहे हैं, एक तो धन को लूटना और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहां से नई स्लाइड है और अब हम आराम से चीजों को पढ़ेंगे कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है या उसके टाइम पे जो घटनाएं घटी उनकी जानकारी कहां पर मिलती है, तो आप कहेंगे चचनामा में मिलती है। और चचनामा किसने लिखी है? ठीक है, चचनामा किसने लिखी है? तो प्यारे बच्चे हम कहेंगे मैम कि चचनामा अली अहमद ने लिखी है। तो जितनी भी आपने भी पीछे घटनाएं पढ़ी इन सबकी इंफॉर्मेशन, सबकी जानकारी हमें कौन अवेलेबल करा रहा है? चचनामा। चचनामा क्या है? चचनामा एक बुक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अब वो एक पुस्तक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसने अरब आक्रमणकारी के उद्देश्य, पहला मैंने बताया था लूट करना और दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। लूट करना उद्देश्य क्यों था प्यारे बच्चे? क्योंकि लूट करना उद्देश्य इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्हें मध्य एशिया के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करना था, जिस वजह से इन्होंने लूट करके पैसा यहां से ले जाना था और वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाना था। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना ये भी इनका एक मोटिव था, एक उद्देश्य था। आगे अगर हम बात करें यहां पर तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जिन्हें हम दिरहम कहते हैं जारी किए। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया है कि सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने, फिर मैंने आपको बताया कुजुल कटफेसिस, बिम कटफेसिस इन लोगों ने जारी किए। लेकिन प्रथम मुस्लिम शासक कौन था?
प्रथम मुस्लिम शासक आपका यही था जिसने आपके सोने के सिक्के जारी किए थे। तो प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सोने के सिक्के जारी किए और इसके सोने के सिक्कों को दिरहम कहा गया था। तो प्यारे बच्चे, मोहम्मद बिन कासिम के समय की जानकारी चचनामा में मिलती है। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अरब आक्रमण के उद्देश्य थे लूट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, और ये किस नाम से चलाए थे? तो दिरहम नाम से ये सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर लेंगे, और यहां से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फटाफट नोट करने के बाद प्यारे बच्चे आप जो है मुझे बताएंगे कि मैम नोट हो गया है, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। जल्दी जल्दी से बताते चले जाएंगे एक बार। बेटा सिलेबस खत्म होने की चिंता मत करो, सिलेबस खत्म हो जाएगा, टाइम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने पे फोकस ज्यादा करो। खत्म खत्म क्यों करना है? हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। और पीडीएफ एडवांस में दे दी है, वैसे मैंने ये वाली पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है। अब क्योंकि अरब भारत में आए थे, तो जैसे आपके मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी कि अंग्रेज भारत में आएंगे, पुर्तगाली भारत में आएंगे, तो ये लोग जब भी कोई नई शक्ति भारत की तरफ आ रही थी तो अपने कुछ प्रभाव छोड़कर जा रही थी, अपने कुछ प्रभाव छोड़कर जा रहे थे। तो इनका भी भारत पर प्रभाव पड़ा था, और भारत पर आपका अरब आक्रमण का जो प्रभाव था वो क्या था? पहला था ऊंट पालन की शुरुआत हुई थी। ऊंट ये लोग लेकर आए थे, ऊंट पालना शुरू हो गया था यहां पर। मानचित्र कला का विकास हुआ। मानसून की जानकारी, मानसून समझते हो, जब वर्षा का समय आता है, तो मानचित्र कला का विकास, मानसून की जानकारी, और प्यारे बच्चे खजूर की खेती और दशमलव सिद्धांत, ये सारे इफेक्ट्स आपके देश में इन अरब आक्रमणकारियों की वजह से आए। ऊंट पालन की शुरुआत हुई, मानचित्र कला का विकास हुआ और मानसून की जानकारी मिली। ठीक है, मानसून की जानकारी मिली। ये लीजिए स्लाइड नीचे कर देती हूं, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, खजूर की खेती की शुरुआत हुई और दशमलव सिद्धांत प्यारे बच्चे यहां पर आया था। ये सब आपके अरब आक्रमणकारियों के प्रभाव हैं। ठीक है, एग्जाम की अभी कोई अपडेट नहीं है मनीष कुमार, इतना कॉपी पेस्ट मत किया करो। ठीक है बेटा, अब टाइम चेंज नहीं हो सकता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन मुझे मैनेजमेंट की तरफ से अब यही है कि नहीं, अब क्लास अब 7 बजे ही रहेगी। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप कॉलिंग टीम पे बात करिए, कॉलिंग टीम से कहिए, तब आपकी बात को सुना जाए। मेरी बात जो है, मैंने आपकी बातें रखी थी, लेकिन अब टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्यारे बच्चे पता होनी चाहिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से आप मुझे बताएंगे नोट हो गया है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। 4-5 लाइनें टोटल हैं, थोड़ा सा स्पीड आप भी बढ़ाइए। ठीक, चलिए चलो आगे देखो। अब आएंगे भारत पर तुर्क। अरबों का आक्रमण हुआ, अब भारत पे आएंगे तुर्क। तुर्क जो कि अफगानिस्तान से एक सीमा लगी हुई है, अफगानिस्तान से लगी हुई सीमा के पास का एक क्षेत्र है जहां से ये तुर्क लोग आएंगे, और इन तुर्कों के वंश को कहा गया यामनी वंश या फिर गजनी वंश इन्हें कहा गया। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान से लगी हुई जो सीमा है प्यारे बच्चे, वहां से ये लोग आएंगे। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो गजनी वंश है या फिर ये जो यामिनी वंश है, इसके बारे में हम सबसे पहले, आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा अल्पतगीन, फिर नाम दिख रहा होगा सुबुक्तगीन, फिर आपको नाम दिख रहा होगा महमूद गजनबी। ये नाम आपको दिख रहे होंगे प्यारे बच्चे।
ये नाम आपको तीनों नाम दिख रहे होंगे, लेकिन अभी तक आज तक शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका रिलेशन नहीं पता होगा कि ये अल्पतगीन कौन था। तो अल्पतगीन प्यारे बच्चे यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक था। लेकिन ये आया कहां से, ये आया कहां से? ठीक है, अब मैं अगर आपसे यहां पे एक प्लेन स्लाइड ऐड करूंगी और सबसे पहले मैं बात करूंगी आपका पहला शासक जो है अल्पतगीन। जरा ध्यान से सुनना, अल्पतगीन आखिर कौन था इसके बारे में जरा थोड़ा सा जानो। अल्पतगीन प्यारे बच्चे समनी वंश के एक शासक थे। समनी वंश कहां था? अफगानिस्तान के पास में। समनी वंश के शासक, समनी वंश के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अबुल मलिक। के शासक अबुल मलिक, अबुल मलिक का गुलाम था, अबुल मलिक का गुलाम था। कौन प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे अल्पतगीन। ये एक गुलाम हुआ करता था। लेकिन अल्पतगीन से जो अल्पतगीन है, ठीक है, इसकी प्रतिभा और सैनिक गुणों से, ध्यान से सुनना, इसकी प्रतिभा और सैनिक गुणों से, और सैनिक गुणों से, और सैनिक गुणों से, ठीक है, और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर अबुल मलिक ने इसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया। ये बड़ा खुश हो गया कि मेरा गुलाम बहुत ज्यादा गुणी है, इसमें बहुत सारे गुण हैं, और इसलिए इसने क्या किया, एक जगह थी यहीं पे इसी वंश में खुरासान, इस खुरासान का प्यारे बच्चे इसे गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब यहां पे ये इससे खुश हो गया। अल्पतगीन इसका कौन है? तो अल्पतगीन प्यारे बच्चे इसका गुलाम है। अब यहां पे क्या होता है, आगे चलकर प्यारे बच्चे, आगे चलकर यहां क्या होता है कि अबुल मलिक की मृत्यु हो जाती है। अबुल मलिक की मृत्यु, अब अबुल मलिक की मृत्यु होती है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सत्या किसके पास जाएगी। तो अब जब इसकी मृत्यु हो गई प्यारे बच्चे, इसकी मृत्यु के पश्चात जो अल्पतगीन है, अबुल मलिक की मृत्यु के पश्चात अल्पतगीन ने एक नए वंश, ठीक है, अबुल मलिक की मृत्यु के पश्चात अल्पतगीन ने एक नए वंश या कह सकते हैं ने एक नए राज्य, ऐसे लिखना, एक नए राज्य, ऐसे लिखो, एक नए राज्य। अल्पतगीन ने एक नए राज्य की अफगानिस्तान के पास स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस तरीके से ये गजनी वंश भारत में आया, मतलब सॉरी अफगानिस्तान में आया, क्योंकि अब अफगानिस्तान में आएगा तभी तो इसकी भारत में एंट्री होगी।
और प्यारे बच्चे ये इसने आपका गजनी को अपनी राजधानी बना लिया। अब आपको पता है कि आपने एक नाम तो क्लियर कर लिया कि अल्पतगीन कौन था। तो अल्पतगीन एक गुलाम था जो कि अबुल मलिक का गुलाम था, और अबुल मलिक की मृत्यु के पश्चात इसने अफगानिस्तान के पास एक नए राज्य की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी इसने बना लिया। प्यारे बच्चे ये जब इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया तो उसके बाद में आपने अभी यहाँ पे स्लाइड पे देखा कि अल्पतगीन के बाद कौन आ रहा है, सुबुक्तगीन। अब जो सुबुक्तगीन है ये अल्पतगीन की मृत्यु के बाद है, और ये कौन है, ये अल्पतगीन का गुलाम है। तो अगला शासक कौन होगा, अगला शासक अबुल, पहला आपका कौन था, अबुल मलिक। ठीक है, लिखते चले जाया करो ऐसे सीक्वेंस में, अबुल मलिक है मैम, और अबुल मलिक के बाद कौन बना है, अल्पतगीन बना है। तो अब अल्पतगीन के बाद कौन आएगा, सुबुक्तगीन। तो अब हमें हेडिंग क्या देनी होगी, अब हमें हेडिंग देनी होगी सुबुक्तगीन। मैं आपको कहानी की तरह इसको लिखवा रही हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हों। सुबुक्तगीन ये कौन था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गजनी की गद्दी पर अल्पतगीन की मृत्यु के बाद बैठा, गजनी की गद्दी पर अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात बैठा। मृत्यु के पश्चात बैठा कि अब आपका अल्पतगीन भी मर गया तो कौन आ गया, सुबुक्तगीन आ गया, पहला पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे ये कौन था, तो सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था, गुलाम और दामाद था। पहले ये गुलाम था लेकिन उसके बाद में ये इससे इतना इंप्रेस हुआ कि इसने इसे अपना दामाद भी बना लिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यही सुबुक्तगीन कौन होगा, इस सुबुक्तगीन के बारे में इसका टाइम पीरियड भी लिख लेना, 977 एडी से लेकर, और ये कब तक रहेगा, 997 तक, यानी कि 997 एडी तक इसका शासनकाल गजनी पर रहता है। गद्दी पर ये गजनी की रहता है। अब सुबुक्तगीन इसके बारे में लिखना, प्रथम तुर्की आक्रमणकारी, प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कहां पर, भारत में। सुबुक्तगीन ही है, भारत में सुबुक्तगीन ही है प्यारे बच्चे, इसी ने भारत पर आक्रमण किया। और ये जब तुर्की आक्रमण इसने किया है, ये प्रथम तुर्की आक्रमण जब इसने किया है तो ये किया था 986 एडी में। और जब इसने आक्रमण किया भारत पर तो शाही वंश के राजा, यहाँ पे आपके एक व्यक्ति हैं जयपाल, जयपाल आपके शाही वंश के राजा हैं, और शाही वंश के राजा जयपाल के समय प्यारे बच्चे इसने भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि जयपाल को इसने बुरी तरह से हराया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं दोबारा लिखकर बताती हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले, चलो दूसरी स्लाइड पे लिख देती हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इनका रिलेशन अब शॉर्ट में बताती हूं, ये तो हो गया लेंदी, कि सबसे पहले मैम अबुल मलिक हैं, अबुल मलिक जो कि अफगानिस्तान के पास लगने वाले जो क्षेत्र है उसमें इसने समनी वंश बनाया हुआ है। अबुल मलिक के बाद इसका गुलाम अल्पतगीन आता है। अल्पतगीन कौन है, ये इसका गुलाम है। इसकी मृत्यु के बाद फिर प्यारे बच्चे सुबुक्तगीन आता है, और सुबुक्तगीन कौन है, तो ये अल्पतगीन का गुलाम और दामाद है। और सुबुक्तगीन के बाद आएगा महमूद गजनवी, जिसका नाम आपने सुना होगा इतिहास में। लेकिन आपको ये बता दूं कि पहला तुर्की आक्रमण जो भारत में हुआ वो किसने किया है, सुबुक्तगीन ने। और जब इसने ये आक्रमण किया तो यहां पर शाही वंश के राजा जयपाल जी का शासन हुआ करता था, और इसमें कहा जाता है कि सुबुक्तगीन ने इन्हें काफी
जो है बुरी तरह से हराया था। पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगी प्रदीप कुमार जी, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखा करो, टीचर को थोड़ा सा मौका दिया करो कि वो अपनी बातों को रख पाए। इतना मौका तो टीचर को मिलना चाहिए। ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने हाथ से लिखा है, पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं है, और ये आपको बताया है कि किस तरीके से ये वंश स्थापित हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि यहाँ पे संस्थापक अलपतगीन है, किसका आपका गुलाम था, अबुल मलिक का, और इसका गुलाम है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन किसका बेटा है, महमूद गजनवी के पिता का नाम अगर आपसे कोई भी पूछे तो बोल देना सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ये महमूद गजनवी के पिताजी हैं। और सुबुक्तगीन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया है। पंकज कह रहे हैं कि असफल हुआ था, असफल नहीं हुआ था, ज्यादा सफल नहीं हुआ था, क्योंकि महमूद गजनवी के जो सफल आक्रमण थे उनकी अपेक्षा सुबुक्तगीन ने जो आक्रमण किए वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि सुबुक्तगीन हार गया था, इसलिए मैंने वो असफल वर्ड बीच में से हटा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये इस तरीके से गजनी वंश का संस्थापक कौन बना था, अल्पतगीन, और अल्पतगीन ने गजनी वंश कब स्थापित किया था, अबुल मलिक की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, अब आप ये लिख रहे हैं तो आप इसको फटाफट, 1 मिनट आप इसको यहां पे फटाफट लिख लीजिए ताकि मैं आपको आगे की तरफ ले जा सकूं। हाँ जी, सोमनाथ मंदिर भी आएगा, सब कुछ आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लिखने का काम वैसे आपको जो करना है प्यारे बच्चे वो यहां से करना है, यहां से ये आपको लिखना है। वो सिर्फ रिलेशंस बताए हैं कि आखिर ये कहां से आए, वरना आपके दिमाग में फिर यही क्वेश्चंस होते हैं। तो प्यारे बच्चे ये पहला आक्रमणकारी है, ये आप लिखिए फटाफट से ताकि हम आगे की तरफ चलें। और आगे देखिएगा लिखा हुआ होगा कि जब इसने भारत पर आक्रमण किया है सुबुक्तगीन ने, तो उस समय यहां पे भारत में जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ है तो हिंदू शाही वंश का राजा है जयपाल, इसके विरुद्ध इसने सबसे पहला आक्रमण किया है। बेटा बैक वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा यहां पर आगे चलते हैं, आगे देखिएगा लिखा है भारत पर प्रथम आक्रमण, प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल, हिंदू शाही वंश, यहां पे लिखिएगा 1 मिनट, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ। कब हुआ था, 1986 एडी में सुबुक्तगीन ने किया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, पहले ही लिखवा चुकी हूं। ठीक है, चलिए चलो आगे चले। थैंक यू ऋषभ पौरवाल। तो अब इसने तो अटैक कर दिया लेकिन ये उतना सफल नहीं हुआ जितना इसका बेटा महमूद गजनवी होगा। धीरज कुमार आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाइए मैं थोड़ी देर आपके कमेंट्स ले लेती हूं। धीरज कुमार जी अभी आपको बोला है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जितना पढ़ाया गया है वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बने हैं, बाकी आपके जो 2-3 छोटे छोटे वंश रह गए हैं वो मैं आपको एकदम एंड में कराऊंगी या फिर किसी दिन संडे में स्पेशल क्लास लेके उसको करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा चिंता मुझे रहती है आपकी, आप इस चीज को लेकर बेफिक्र रहिए। और अगर आप ईमानदारी से टेस्ट पेपर लगाते हैं, अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जो है ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं यहां पर कि आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं छूट रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखिएगा यहां पर नेक्स्ट। अब आते हैं महमूद गजनवी, किसका बेटा है, किसका बेटा है, तो आप कहेंगे कि मैम अभी आपने बताया कि ये सुबुक्तगीन का बेटा है, इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन है। देखो 998 एडी में गद्दी पर बैठा है, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था।
अब यहां से मुझे पता है कि आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये गाजी कौन होता है, गाजी किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, गाजी उसको कहा जाता है जो उन लोगों के विरुद्ध लड़ता है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, या इस्लाम धर्म के विरुद्ध जो लोग होते हैं। और अगर इस्लाम के रास्ते में कोई आता है तो उसको जब यहां रास्ते से हटा दिया जाता है, जिसके द्वारा उसे गाजी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल महमूद गजनबी इसी तरीके का व्यक्ति था। इसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में इतनी लूटपाट मचाई है जिसका हम कोई जवाब नहीं है, मतलब कह नहीं सकते। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इन पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसने गाजी की उपाधि धारण करी और साथ साथ सुल्तान की उपाधि धारण करी। गाजी का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आने वाले किसी भी व्यक्ति को, जो इस्लाम धर्म को यहां पर स्वीकार करने से मना करे या इस्लाम धर्म के खिलाफ हो, उसको मार देना, उसको रास्ते से हटा देना। ठीक है। इसके प्यारे बच्चे आपके अन्य नाम यानी कि यामीन उद्दौला। आखिर यामीन उद्दौला कौन होता है? तो यामीन उद्दौला इसे कहा गया कि भैया ये साम्राज्य का दाहिना हाथ है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ क्या होता है मैम? दाहिना हाथ का मतलब होता है राइट हैंड, कि ये आपका राइट हैंड ऑफ एम्परर, इसका मतलब है राइट हैंड ऑफ एम्परर। ठीक है, राइट हैंड ऑफ एम्परर आपका इसको कहा गया। ये इसी का मतलब होता है यामीन और उद्दौला, यामीन उद्दौला। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे यामीन उल, ठीक है, यामीन उल मिल्लत, इसको ठीक करना है, ये बिल्ला नहीं है, यामीन उन मिल्लत। आप में से किस किस को पता है कि यामीन उल मिल्लत का मतलब क्या होता है ना? यहां पे यामीन उद्दौला का मतलब है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, यानी कि राइट हैंड ऑफ एम्परर। इसी तरीके से हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो इसे कहेंगे मुसलमानों का संरक्षक। कौन था? इसका मतलब क्या है? यामीन उन मिल्लत का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि मैं मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक इसको कहा गया। ठीक है। और साथ साथ प्यारे बच्चे इसे क्या कहा गया? बुत किशन। बुत किशन का मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक, यानी कि जो मूर्ति तोड़ने वाला होता है, बुत किशन इसे कहा गया, मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला। क्योंकि जब ये भारत में आए हैं, इन्होंने हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारे बाकी धर्मों के प्रति हमारी जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाई। ठीक है, इन्होंने ठेस पहुंचाई, इसने मूर्तियों को तोड़वाया भारत में आकर। ये आपका महमूद गजनबी ने। प्यारे बच्चे, इसने भारत पर आक्रमण किया 1000 एडी में, लेकिन इसका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट इसके सामने नहीं आया। तो महमूद गजनबी के बारे में भी हमने क्या पढ़ा कि ये गद्दी पर कब बैठा? 998 एडी में, 998 एडी में। इसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसका एक अन्य नाम यामीन उद्दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक, और बुत किशन यानी कि प्यारे बच्चे मूर्ति भंजक। इसने इतनी तबाही मचाई हमारे देश में आकर कि बस एकदम दिमाग खराब हो जाता है। मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला। देखो, आप अपने धर्म को मानो लेकिन दूसरे के धर्म का आप अपमान करो, यह गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है। उसके बाद इसने पहला अटैक कब किया है? तो आप कहेंगे 1000 एडी में। 1000 एडी में इसने पहला अटैक किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जल्दी से प्यारे बच्चे यहां तक नोट डाउन करेंगे ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। जी बिल्कुल आशीष कुमार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो
चलिएगा फटाफट बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नोट डाउन, नोट हो गया है। सही है, गलत पढ़ा रही है आप, आतिफ खान कह रहे हैं। बताइए आतिफ खान जी सही क्या है, सही आप बता दीजिए। चलिए, गलत सिर्फ गलत कहना मतलब नहीं होता है, गलत क्या है वो भी बताना पड़ता है, ठीक है, वो भी बताना पड़ता है। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, आगे फिर आगे चलकर यहां पे इसका जो अटैक होता है वो आपका सफल अटैक माना जाता है इसका 1001 एडी में। कई कई जगह आपको ये मिलेगा कि 1000 से लेकर 1000 एडी तक, ऐसे भी ये मिल सकता है लिखा हुआ। एक ही डेट रहेगी, दो डेट कभी भी नहीं रहेंगी। तो ये इसका पहला सफल आक्रमण है प्यारे बच्चे भारत में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला सफल आक्रमण, एक मिनट, पहला सफल आक्रमण है इसका भारत में, जो माना जाता है कि 1000 से लेकर 1001 एडी तक है। ठीक है, ये जैसे सोमनाथ मंदिर का 1025 से 1026 तक लिखा रहता है। ठीक है, ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, आप लोग के कमेंट्स का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होता। एक बच्चा लिख रहा है आप गलत पढ़ा रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं पढ़ा रही हूं, मैं इन लोगों की नीतियों के खिलाफ पढ़ा रही हूं। शायद आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। ठीक है, आपने मेरी बात को सुना नहीं। मैंने एक आपसे यहां पर एक लास्ट लाइन बोली है कि आप अपने धर्म को मानो लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान मत करो। ये जो धार्मिक भावनाएं हैं ना आपके अंदर, जो एकदम आ जाती है। अभी मैं ब्राह्मणों की बुराई करूंगी आगे चलकर, तो फिर आप कहोगे ब्राह्मणों की बुराई कर रही हो आप। ये मैं थोड़ी कह रही हूं, ये तो इतिहास कह रहा है, ये मैं थोड़ी कह रही हूं। आप भाई हद करते हैं, कहां से कहां बात को ले जाते हैं। मैं क्या बोल रही हूं और आप क्या सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे यहां पर पहला सफल आक्रमण होता है और इसमें प्यारे बच्चे इसका युद्ध होता है बेहिंद का युद्ध। और यहां पे शासक कौन है, जयपाल वर्सेस महमूद गजनबी। यानी कि जिस समय, जिस शासक के समय इसके पिता ने अटैक किया था, उस शासक के विरुद्ध बेटे ने भी यहां पर अटैक किया है। जयपाल अब भी शासन कर रहा है। ठीक है, और जो जयपाल है, जयपाल और वे जब युद्ध हो रहा है तो यहां पे महमूद गजनवी ने इसे हरा दिया है। तो बेहिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, जयपाल और आप कहेंगे कि महमूद गजनबी के बीच में हुआ है। ठीक है, महमूद गजनवी के बीच में हुआ है प्यारे बच्चे, फटाफट इसको लिख लो। जयपाल कौन थे, अभी मैंने बताया कि आपके हिंदू, अभी देखा, अभी आपको मैंने बताया था कि जब इन्होंने जब इसके पिता ने आक्रमण किया है तो भारत पर जब आक्रमण हुआ तो हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल थे। और जब इसने आक्रमण किया है यहां पर, जो इसका सफल आक्रमण है उसमें बेहिंद का युद्ध होता है। और सफल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जयपाल को हरा दिया था यहां पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो अब महमूद गजनबी के बारे में इंट्रोडक्शन है कि भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया था। भारत में इसने कितनी बार अटैक किया है, 17 टाइम्स। और कब से माना जाता है, 1000 से लेकर 1027 तक इसके आक्रमण भारत में 17 बार, 17 टाइम्स इसने आक्रमण किया है। अब यहां पे मैं आपसे आगे की तरफ बढ़ती हूं तो देखेंगे यहां पे जो फेमस अटैक हैं। 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1008 में नगरकोट जो कि हिमाचल प्रदेश है वहां पर आक्रमण किया। 1018 में कन्नौज पर आपका अटैक किया और वहां पे शासक थे राज्यपाल गुज्जर। ये राज्यपाल गुज्जर एक गुज्जर शासक हैं, इनको इसने हराया। फिर इसने कालिंजर अभियान किया विद्याधर के विरुद्ध, और विद्याधर कौन थे, एक चंदेल शासक थे। तो प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया है, इसने क्या क्या किया, 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1008 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया, और 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया जहां पर राज्यपाल गुज्जर एक शासक हुआ करते थे।
फिर कालिंजर अभियान किया विद्याधर के खिलाफ, जहां पर प्यारे बच्चे चंदेल शासक थे। यह आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके 1005, 1008, 1018 प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट बता रही हूं, 17 के 17 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, सीधे सीधे फैक्ट है कि 1005 में कहां किया, 1008 में कहां किया, 1018 में कालिंजर पर अटैक किया। ये सब आपके अटैक थे, लेकिन सबसे फेमस जो मैं अगला पढ़ाऊंगी 1025 से 26 के बीच जिसको माना जाता है, वो प्यारे बच्चे आपका माना जाएगा सोमनाथ मंदिर पर जो इसका अटैक था। ठीक है, लिखिए फटाफट प्यारे बच्चे, आगे बताइए। नोट डाउन हो गया है? चलिए, आपके कमेंट्स के बाद ही आगे बढ़ रही हूं मैं। अब देखो 1025 में इसने 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में है, वहां पर किया। और जब इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया तो इस समय शासक था भीम प्रथम। और भीम प्रथम किस वंश का शासक था? तो आप कहेंगे चालुक्य वंश का शासक था भीम प्रथम। और प्यारे बच्चे भीम प्रथम के समय इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। और सोमनाथ मंदिर में कहा जाता है कि एक गुरुत्वाकर्षण के चुंबकीय प्रभाव की वजह से एक तलवार लटकी हुई थी, और जब इसने उस मंदिर को लूटा, वहां पे तोड़फोड़ मचाई, तो वो तलवार नीचे गिर गई। ठीक है, वो तलवार नीचे गिर गई बेटा, और इससे हिंदू आस्था को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची। और इसने लिखा हुआ भी है कि हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण ये सोमनाथ मंदिर का ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था वो किसने किया था। ठीक है, किसने किया था, आपका ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे इसने अंतिम आक्रमण, यहां पर इसे भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर ही लिखेंगे कि इसने जो अंतिम आक्रमण, जो इसका लास्ट अटैक है, वो किसके विरुद्ध था? तो आप लिखेंगे यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, या कई बार आपको लिखा मिलेगा जाटों के विरुद्ध। ये 1027 में इसका लास्ट अटैक था, अंतिम आक्रमण था ये। ठीक है, और प्यारे बच्चे फिर इसके बाद में जब इसका लास्ट अटैक होता है तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी महमूद गजनबी से संबंधित कुछ किस्से आपको सुनाऊंगी मैं क्लास में। ठीक है, जहां पर कारण नहीं है लक्की कुमार, इसका मतलब नेचुरल डेथ मानते हैं हम उसको। खोखरी नहीं है, खोखरी जनजाति के विरुद्ध उसने नहीं किया, इसने यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध किया है। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध ही प्यारे बच्चे इसका आक्रमण हुआ था, अंतिम आक्रमण। अब इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई, खोखरों के विरुद्ध नहीं होगा, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध होगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो गलत टाइप हुआ था। ठीक, अब देखो, एक मिनट, इसको नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब हम अगर आप बात करते हैं तो समकालीन लेखक कौन थे, तो आप कहेंगे फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं। होमर कौन है? सिकंदर के समय आपको पढ़ाया था मैंने कि सिकंदर होमर की पुस्तक से प्रभावित थे। बताइए होमर की बुक का नाम क्या है? होमर की बुक का नाम क्या है? बेटा मलेरिया होना एक नेचुरल डेथ का कारण होता है। मैंने क्या बोला? नेचुरल डेथ, किसी बीमारी की वजह से। हर चीज में आप जो है, नहीं बेटा यूसुफ जाई जाति होगा वहां पर।
फिरदौसी, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है और इसकी एक बुक है प्यारे बच्चे, शहनामा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। इलियड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। तो आपके इलियड किसने लिखी? होमर ने। तो जिस तरीके से इलियड लिखी, ऐसे ही फिरदौसी ने शहनामा लिखी। और ये बुक किस भाषा में है? तो आप कहेंगे फारसी लैंग्वेज में है, फारसी भाषा में है। अब यहां पे किस्सा सुनो। ये इनके समकालीन लेखक यानी कि इसके समय का लेखक था जब महमूद गजनबी का शासन था। और आपको मैं ये बता दूं कि जिसका शासन होता था लेखक उसी के बारे में लिखते थे। तो महमूद गजनबी ने फिरदौसी से कहा कि तुम मेरे बारे में लिखो और मैं तुम्हें एक शब्द के लिए 100 रुपए दूंगा। तो फिरदौसी ने बुक लिख दी। तो अब उन्होंने लिखी तो बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। इसने कहा, गजनबी ने, इसे थोड़ा शॉर्ट करो। फिरदौसी ने वैसा ही किया और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर तैयार कर दिया। और जब पैसे देने का समय आया तो महमूद गजनबी ने एक शब्द का 1 रुपया दिया। फिरदौसी को बहुत गुस्सा आया कि अच्छा धोखा करते हो मेरे साथ। तो फिर कहा जाता है कि फिरदौसी ने, ठीक है, फिरदौसी ने प्यारे बच्चे क्या किया कि फिरदौसी ने इसका बदला लेने की कोशिश करी। और फिरदौसी ने उसको बदला लेने के लिए उसने फिर से किताब को लिखा और कहा जाता है कि इसके जितने कारनामे थे, जितने गलत काम इसने किए थे, वो सब फिरदौसी ने इसमें लिख दिए और इस बुक को पब्लिश कर दिया लोगों के सामने। महमूद गजनबी की सारी जितनी बुराइयां थी सब आ गई और महमूद गजनबी एक मजाक का पात्र बना। आप कह रहे होगे कि मैम इसे गुस्सा नहीं आया, इसने मारा नहीं फिरदौसी को? नहीं मार सकता था, नहीं मार सकता था। नहीं मारने का कारण था कि अगर ये उसे मारता तो लोग ये बोलते कि इसी ने मरवा दिया। तो इसके जो सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि फिरदौसी को मरवाना नहीं है, इस किताब को दोबारा लिखवाओ। तो कहा जाता है कि फिरदौसी के घर पर ट्रक भर के, लगभग मतलब ट्रक होते थे या नहीं, एक इमेजिनेशन बता रही हूं कि पैसा भिजवाया इसने, गजनबी ने। लेकिन जिस दिन वो पैसा पहुंचा उसी दिन फिरदौसी की मृत्यु हो गई और उसकी एक बेटी थी, उसने उस धन को लेने से मना कर दिया। और ये जो शहनामा लिखी है फिरदौसी ने, इसे ईरान का महाकाव्य कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। तो ये एक ऐसा शासक था जिसे एक लेखक ने अपने अधीन कर लिया अपनी कलम से। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसी के समय अल-बरूनी, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद, ठीक है, इसी ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा है कि मैम इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट लिख दें, तो ये पूछी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो प्यारे बच्चे, अल-बरूनी, जिसने किताब उल हिंद या किताब तारीख ए हिंद जिसको कहा जाता है, अल-बरूनी ने लिखी और यही पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और प्यारे बच्चे, उत्वी की अगर हम बात करें तो किताब उल यामिनी और बेहाकी की बात करें तो तारीख ए सुबुक्तगीन, क्योंकि उन्हीं के टाइम के लेखक हैं तो सब उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। और किसकी कहानी खत्म हुई? महमूद गजनबी की कहानी खत्म हुई। और अब आएगा आपका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये था आपका, फटाफट से नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चे। और पीडीएफ एडवांस दे दी जाती है तो मैं आपसे कहूंगी 15-20 मिनट का समय निकालकर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि एक तरफ आपको सिलेबस की चिंता है और दूसरी तरफ आप एफर्ट्स भी नहीं लगाना चाहते, तो कैसे काम चलेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन सही होने लग गए हैं अब सारे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम आप। थैंक यू इरफान, आपने इस चीज को मुझे बताया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बस मुझे यही तो चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन आता है? मोहम्मद गौरी, जिसे शिहाबुद्दीन भी कहते हैं।
ठीक है, और ये कब से कब तक रहने वाला है? तो प्यारे बच्चे 1173 से 1206 इसकी मृत्यु के बाद ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। बेटा मैं एक बार और टाइम के लिए जो है बात कर लूंगी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जिसे शिहाबुद्दीन भी कहा जाता है, इसका शासन आएगा। अब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि भैया ये मोहम्मद गौरी जो है ये कहां से आया था? तो मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से भारत आया, गोमल दर्रे से भारत आया मोहम्मद गौरी। इसे क्या कहा जाता है? शिहाबुद्दीन भी इसे कहा जाता है। ये आपको और भी जानकर मैं यहां पे बता दूं कि 1206 तक क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चे 1206 में इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, इसे क्या मिला था? गौर प्रदेश मिला था, इसे गौर प्रदेश मिला था और ये गौर प्रदेश का शासक था मोहम्मद गौरी। और गौर प्रदेश से ये भारत में किस दर्रे से, किस पास से आया था? तो आप कहेंगे कि गोमल दर्रे से भारत आया था। ठीक है, नहीं विजय कुमार जी नहीं होगा, हद करते हैं आप। इस कमेंट का क्या मतलब है? इतनी देर से आप किए जा रहे हैं। ये यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी यहां से पूछेगी क्वेश्चन। क्या बेटा क्यों टाइम पास करते हो क्लास के अंदर? सुधर जाओ तुम लोग, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए काम करो। अगर यही हाल रहा ना तो कभी अपने उद्देश्यों को सफल नहीं कर पाओगे। तो यूपीएससी बता रहे हो इसको, ये यूपीएससी सिलेबस है। होमर बेटा एक लेखक था, शिवजी सिंह। आप पीछे का रिवीजन नहीं करते हैं इसका मतलब। ठीक है, अब देखो जब ये भारत में आया है, जाहिर सी बात है कि भारत में आया है तो अटैक करने आया है। तो ये अटैक कहां पर करा इसने सबसे पहले? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे कि इसने गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। और मुल्तान पे जब इसने बेटे अटैक किया तो मुल्तान में करमाती जाति थी। करमाती जाति कौन हुआ करती थी? तो ये शिया बौद्ध हुआ करते थे, शिया बौद्ध हुआ करते थे। मुस्लिम वाले शिया नहीं, बौद्ध वाले शिया हुआ करते थे, करमाती जाति। तो पहला अटैक भारत में इसने कहां किया? 1175 में मुल्तान पर। यह बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट अटैक और लास्ट अटैक से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट। 1175 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो अब क्योंकि भाई महमूद गजनबी आया है, उसने गुजरात पर अटैक किया, लिखिए, तो ये भी गुजरात पर अटैक करने पहुंचेगा, लेकिन गुजरात पर इसका जो अटैक होगा वो सफल नहीं होगा। वहां पे एक नायिका देवी नाम की जो है शासिका हैं, वो हराएंगी इसको। प्यारे बच्चे ये उस वंश का शासक नहीं है सत्यव्रत प्रधान, उस वंश का शासक थोड़ी है, ये अलग है। ये तो गौर प्रदेश से है। मुल्तान कौन है? मुल्तान एक जगह है, मुल्तान कोई व्यक्ति नहीं है, मुल्तान एक जगह का नाम है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगला 1178 पाटन गुजरात पर इसने अटैक किया। और ये इसका कौन सा अटैक है? सेकंड अटैक है। जब महमूद गजनबी ने गुजरात पर अटैक किया था तो उस समय वहां का जो शासक था वो भीम प्रथम था। और इस समय जब इसने अटैक किया है तो यहां पे भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह हराया। आप कहेंगे अभी तो आप कह रही थी नायिका देवी ने हराया, लेकिन ये तो आप मूलराज द्वितीय बता रही हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो भीम द्वितीय हैं, इन भीम द्वितीय की जो माता हैं, इनकी जो माता हैं उनका नाम है नायिका देवी। और ये भीम द्वितीय प्यारे बच्चे शासक हैं, लेकिन ये बहुत छोटे से बच्चे हैं। कहा जाता है कि लगभग इनकी उम्र केवल मात्र 4 वर्ष की थी जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया था।
और इनकी माता जो भीमद्वितीय हैं ये भी किस वंश से हैं? चालुक्य वंश के शासक हैं। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी मूलराज द्वितीय की मां थी। कहा जाता है कि नायिका देवी ने, तो मैं मूलराज द्वितीय का नाम क्यों आता है? क्योंकि बेटा शासक तो वही थे, नाम तो उन्हीं का था। जैसे आपके देश में सारे काम पीएम और मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? आपके देश के राजा, जिनको हम राष्ट्रपति जी कहते हैं। तो यहां पर आपके शासक भीमद्वितीय ही हैं, लेकिन उनकी संरक्षिका कौन है? उनकी माता हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि जब नायिका देवी से इसका सामना होता है तो यह भी कहा जाता है कि जब नायिका देवी के साथ इसका युद्ध हुआ तो नायिका देवी की तलवार एक गलत जगह पर इसके लग गई थी, और यह कहा जाता है गलत जगह पर लग गई थी। समझ रहे हो? मतलब इसको नपुंसक बना दिया था उन्होंने, ऐसा कहा जाता है। अब ये कितना सच है ये नहीं पता, ये कितना सच है ये बिल्कुल नहीं पता प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी नायिका देवी की कहानी है। बुरी तरीके से गौरी को हराया था इन्होंने। अब ये क्या करेगा कि ये अब नॉर्थ की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब नॉर्थ में, उत्तर भारत में ऊपर की तरफ पहुंचेगा। और फिर प्यारे बच्चे यहां पर 1179 में देखिएगा इसने क्या किया। 1179 में कश्मीर और सिंध को जीत लिया। पहुंच गया ना ऊपर, सीधा सीधा ऊपर पहुंच गया। हाँ जी, शेरनी थी बिल्कुल। इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं, है ना? बिल्कुल शेरनी थी। ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, वो सच में रिस्पेक्ट, सम्मान के हकदार हैं। और मैं आप लोगों का भी सम्मान करना चाहती हूं उस दिन जिस दिन आप जॉब लेकर आएंगे। मुझे यकीन है कि इस बैच के बच्चे जॉब लेंगे। ये जुनून आपके अंदर भरना होगा आपको कि मुझे इस बार नौकरी लेनी है। बेटा, आप किसी की उम्मीद हैं, किसी की उम्मीद है आप लोग, आपको आपके पेरेंट्स उम्मीद के साथ देखते हैं। और जब आप इस तरह के उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं तो गुस्सा आ जाता है कि आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तो उस जुनून को अपने अंदर लेकर आइए, जो काम आपका करने का है उसे करिए, ठीक है? तो 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता था प्यारे बच्चे, और 1186 में फिर ये पंजाब को जीता। पंजाब में इसने भटिंडा और तबर हिंद को। अब इसने इन दोनों जगह को जीत लिया। अब ये कहां पे चलेगा? दिल्ली की तरफ। मतलब दिल्ली से पहले इसे कहां जाना होगा? हरियाणा से एंट्री करेगा, और हरियाणा में ही एक जगह पड़ती है यहां पर आपकी तराइन। और यहां पे पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, जो कि अजमेर के शासक हैं, उनके साथ यहां पर युद्ध होंगे मोहम्मद गौरी के। लिया जाएगा सरफराज आलम जी, पेशेंस रखिए, बिल्कुल लिया जाएगा। मैं ही पढ़ाऊंगी इतिहास में आपको, ठीक है? अब देखिएगा यहां पर 1191 तराइन का प्रथम युद्ध होगा। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और यह युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान जी को ही प्यारे बच्चे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान एक ही व्यक्ति हैं। और जब तराइन का पहला युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि इस युद्ध में गौरी की हार हुई थी। गौरी हार गया, और कहा जाता है कि जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी ने इसे हराया था तो इसने लगभग 14 महीने का गैप था, इसने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए, इसने खाना तक नहीं खाया ठीक से। और आपको मैं बता दूं कि ये सारी बातें कहां से पता चलती हैं? तो आपके पृथ्वीराज चौहान जी के एक मित्र हैं जिनका नाम चंद्रवरदाई है।
जिनका नाम क्या है प्यारे बच्चे? तो मैं कहूंगी जिनका नाम चंद्रबरदाई है, और चंद्रबरदाई की पुस्तक जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है। इसमें उन्होंने कुछ चीजों को लिखा है और उन्हीं के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगी। तो तराइन कहां पड़ता है? तराइन प्यारे बच्चे हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। ध्यान रखिएगा, लिखिए फटाफट। लिखिए। ठीक है, अब ये यहां पर मोहम्मद गौरी बदला लेने के चक्कर में है, बिल्कुल लेगा। और प्यारे बच्चे जब ये बदला लेगा तो फिर यहां पर अब दूसरा तराइन का युद्ध होगा 1192 में, और इसमें नतीजा बिल्कुल अलग होगा। इसमें यहां पर गौरी की जीत हो जाएगी, गौरी जीत जाएगा, ये लिखा हुआ है, और पृथ्वीराज चौहान जी की हार होगी। और ये कहा जाता है, यहां पे 2-3 बातें सुन लो, आज बस इतना ही पढ़ाऊंगी, आगे की चीजें कल पढ़ाऊंगी। तो यहां पर प्यारे बच्चे गौरी जीता, और कहा जाता है कि गौरी को अजमेर मिला था। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जी को गौरी ने कैद कर लिया था, मतलब अपना कैद में रख लिया था। लेकिन चंद्रबरदाई की जो बुक है पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रबरदाई के बेटे ने पूरा किया है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को इसने कैद किया तो चंद्रबरदाई भी उनके साथ गए थे। तो यह कहा जाता है कि युद्ध के तुरंत बाद इनको उसने कैद नहीं किया था, तुरंत बाद कैद नहीं किया था, बल्कि कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी की अधीनता को स्वीकार करके अजमेर में शासन किया था, अजमेर में शासन किया। और ऐसा क्यों पता चलता है मैम? क्योंकि आपके अजमेर से कुछ ऐसे सिक्के मिलते हैं जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान जी की और दूसरी तरफ गौरी की फोटो लगी हुई हैं, और इस तरीके के सिक्के ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच में जरूर कोई संधि हुई होगी। तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं इतिहास में। तो ये आज का आपका पूरी चीजें थी। कल मैं आपको पृथ्वीराज चौहान जी कौन थे, इनके नाना जी कौन थे, इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी प्रेमिका, ये सब बताऊंगी। और कल ही प्यारे बच्चे मैं चंदावर का युद्ध आपको करवाऊंगी। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट, उसमें भी मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूं कि बच्चों के पास कंटेंट जाए। बेटा हम जितना आपके लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और आपसे और सभी बच्चों से मैं यही उम्मीद करूंगी कि थोड़ा ध्यान अपना जो है पढ़ाई पर लगाओ। कमेंट करने की जो आदत होती है ये गलत आदत है। कमेंट करो लेकिन तब जब बहुत जरूरी हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।